नमस्कार, सुप्रभात। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। नई सुबह नई खबर में सबसे पहले बड़ी खबर वाराणसी से है। ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होनी है, ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में आज सुनवाई होनी है। विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर सुनवाई होगी। पूरे परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग है। मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर प्रतिबंध की भी मांग है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग है, जिस पर सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और रोजाना इसमें एक नया मोड़ भी सामने आ रहा है। पूरे परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग और ऐसे में इस पर सुनवाई होनी है। वाराणसी से ये बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई होगी। क्या कुछ सामने आएगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। विश्व वैदिक सनातन संघ की एक याचिका है जिस पर सुनवाई होनी है। याचिका में मांग की गई है कि जो पूरा परिसर है उसे हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए। मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर प्रतिबंध की भी मांग है, यानी कि उस परिसर में मुस्लिम पक्ष प्रवेश नहीं कर सकता। इस पूरे मामले को लेकर जी मीडिया की टीम ने याचिका दायर करने वाली किरण बिसेन और जितेंद्र बिसेन से बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बड़ा वाद जो है वो कोर्ट में दाखिल हुआ है और ये वाद किरण जी ने दाखिल किया है। हमारे साथ किरण जी हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या कुछ वाद आज आपने कोर्ट में दाखिल किया है और इस पर सुनवाई को लेकर कोर्ट ने जो है तय कर दिया है कि 2 बजे सुनवाई होगी, क्या मामला है पूरा? जो है बाबा विश्वेश्वर नाथ वहाँ प्रकट हुए, ज्ञानवापी परिसर में बाबा विश्वेश्वर प्रकट हुए, उनकी पूजा अर्चना हेतु हम लोगों ने मांग किया है। इसमें 3 केंद्र बिंदु है। पहला ये है ज्ञानवापी परिसर में मुसलमानों पे प्रतिबंध लगाया जाए। दूसरा ये है ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपा जाए। और तीसरा जो है हमें हिंदुओं को पूजा नियमित तौर पे पूजा पाठ करने का मतलब सौभाग्य मिले। एक नए तरीके का वाद जो है वो दाखिल किया गया है। तो चूंकि अलग अलग वाद जो है वो दाखिल किए गए थे, लेकिन बीच आपका एक नया वाद है ये। हाँ जी, नया वाद है। पूजा पाठ के लिए हमने एक अलग से प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी सुनवाई कल 2 बजे है। जिसकी सुनवाई कल 2 बजे है। हमारे साथ जितेंद्र जी भी हैं, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार वो कोर्ट में हैं और जितेंद्र जी से बात करते हैं। जितेंद्र जी, चूंकि नया वाद है और कोर्ट ने भी ये कह दिया कि अब 7/11 के तहत जो है सुनवाई होगी, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वो विषय एक अलग विषय है। राकेश सिंह वाला केस वो अलग विषय है और वो जिला जज के यहाँ माने लंबित है और 26 तारीख के लिए उस पर सुनवाई निश्चित हुई है, जो 7/11 पे सुनवाई होनी है। लेकिन ये बात बिल्कुल अलग हटके है और ये बात यूँ तो सारे मित्रवाद का भी जिक्र किया गया। पहली बात तो बाकी वैसे तो हमारे सभी मुकदमे अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस मुकदमे का वर्तमान समय में फाइल करना एक अलग बात थी। उसके पीछे रीज़न ये था कि स्वयं ये मुकदमा आदि विश्वेश्वर भगवान शिव की तरफ से फाइल किया गया है और उनकी वाद मित्र के तौर पर किरण सिंह स्वयं आई हैं। आपने हमसे कहा भी था कि एक बड़ी चीज़ जो है, एक बड़ी जो है। बिल्कुल, ये तो मैंने आपसे 2 दिन पूर्व भी कह दिया था कि कुछ विशेष और होने वाला है और वो यही है कि ये महत्वपूर्ण वाद जो फाइल किया गया और इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर फाइल किया गया है। इधर ज्ञानवापी केस में वाराणसी की जिला कोर्ट 26 मई को अगली सुनवाई करेगा। जिला जज ने साफ कर दिया है कि 26 मई को 7/11 पर सबसे पहले सुनवाई होगी। भैरो बाबा रहन कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। मुस्लिम पक्ष की जो ऑब्जेक्शन है 7/11 का केस की पोषणीयता पे 26 मई को सुनवाई होगी। नंदी पुकारे, नंदी दर्शन दे दो गढ़दानी, हाय हाय ओ गढ़दानी। ये कानून का मसला है। कानून जैसे होता है वो कानून का कंप्लायंस होना है। अगला डेट कब पड़ा है? 26 तारीख। ज्ञानवापी पर जारी संग्राम के बीच एक बार फिर वाराणसी जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। आज श्रृंगार गौरी मामले पर फैसला आना था, लिहाजा सुबह से ही वाराणसी प्रशासन अलर्ट मोड पर था। ज्ञानवापी और जिला कोर्ट दोनों जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। ज्ञानवापी पर सुनवाई के लिए जज अजय कृष्ण विश्वेशा
करीब 2:15 बजे कोर्ट रूम पहुंचे। जिला जज ने ज्ञानवापी केस में फैसला देते हुए कहा कि अब इस पर 26 मई को अगली सुनवाई होगी। उस दिन दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट दी जाएगी और उसी दिन तय होगा कि कौन सा केस पहले सुना जाए। यानी कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलों को मंजूर करते हुए अगली तारीख दे दी। मुस्लिम पक्ष की जो ऑब्जेक्शन है 7/11 का केस की पोषणीयता पे 26 मई को सुनवाई होगी। साथ ही साथ कोर्ट ने जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन मंगा लिए है। और जहां तक हमारे लोगों का एक एप्लीकेशन था कि वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोवाइड की जाए, वो भी कोर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की कॉपियां दोनों पक्षों को प्रोवाइड करेगा। यानी अब 26 मई को अदालत तय करेगी कि ज्ञानवापी केस सुनने लायक है या नहीं। एक दिन बाद किन किन मामलों में सुनवाई होगी आपको बताते हैं। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। केस सुना जाए या नहीं, इस पर भी सुनवाई होगी। वर्शिप एक्ट 1991 लागू होगा या नहीं, इस पर भी सुनवाई होगी। कौन सी अर्जी पहले सुनी जाए, इस पर भी अदालत सुनवाई करेगी और दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी। ज्ञानवापी मामले के लिहाज से 26 मई अहम दिन हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक बड़ी खबर लखनऊ से। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होनी है। आज भी सत्र के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही होगी, आज उस कार्यवाही का तीसरा दिन है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन आज है। तो विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। जाहिर सी बात है, बीता जो दिन था दूसरा दिन था। सदन की कार्यवाही में सवालों और जवाबों का सिलसिला चला। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरने के लिए जिन सवालों की लिस्ट तैयार की थी, सीएम योगी ने एक एक कर सभी सवालों का जवाब दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। आज विधानसभा के बजट सत्र का नजारा कुछ यूं नजर आया। सदन में वार पलटवार का दौर चला। प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने के लिए सवालों के तीर चलाए। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा और सबसे पहले कानून व्यवस्था पर सरकार को फेल बताया। जवाब में सीएम योगी ने मोर्चा संभाला और बताया कि ये बीजेपी की सरकार है। यूपी में बदमाशों के लिए जगह नहीं है। सबकी गर्मी शांत कर रही है यूपी पुलिस। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? क्या थाने इसी तरह अराजकता के केंद्र बन जाएंगे? चुनाव संपन्न हुए उसके बाद कुछ हरकत की थी, लेकिन उस हरकत को कुछ ही घंटों में हम लोगों ने कंट्रोल भी किया, यूपी पुलिस ने कंट्रोल भी किया है। बहुत सारे लोगों ने गर्मी दिखाने का प्रयास भी किया, तो गर्मी भी शांत हो रही है। सवालों के दौर में अखिलेश ने महिला अपराध पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन सीएम योगी ने समाजवादी गलती पर ही अखिलेश को घेर लिया। आंकड़ों को देखना है, माननीय अध्यक्ष, आपके माध्यम से सरकार से कहूंगा कम से कम सरकार इस पर साफ कहे कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो और जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रचार में इस बात के लिए प्रचार कर रही हो कि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के। लेकिन अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। अपराध किसी भी प्रकार का हो वह अक्षम्य है, और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। यही नहीं, अखिलेश के सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने उन्हें कई मुद्दों पर घेरा। तो टूक शब्दों में कहा कि यहाँ वोट बैंक देखकर फैसले नहीं होते, दंगाइयों के खिलाफ सख्ती जारी है
और आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात आजम खान से जुड़ी भी यहां पर करेंगे। जब से आजम खान की रिहाई हुई है तब से उनके और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बीच मौन घमासान जारी है और आजम खान को जब भी मौका मिलता है इशारों में अखिलेश पर हमला करना नहीं भूलते। आजम खान को जेल से रिहा हुए करीब 4 दिन हो गए। इस दौरान शिवपाल और आजम की 3 बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अभी तक अखिलेश यादव से एक बार भी नहीं मिले हैं। उधर चाचा शिवपाल भी भविष्य की राजनीति साधने के लिए सीक्रेट मिशन में जुट गए हैं। मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी उनके साथ। अखिलेश यादव भले ही कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है, लेकिन रिहाई के बाद बीते 3 दिन से जो तल्ख तेवर आजम खान दिखा रहे हैं, उससे लगता है कि अब आजम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। जेल से निकलने के बाद आजम खान अब तक 2 बार अखिलेश यादव से अदावत दिखा चुके हैं। अब तक मैंने अपना पूरा जीवन लाइन खींच कर रखा था, किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था। पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए। अभी तो मेरा जहाज काफी है, अभी तो जहाज काफी है। एक तरफ आजम खान और अखिलेश के बीच मौन संग्राम जारी है, तो दूसरी ओर आजम खान नए सियासी विकल्प तलाश रहे हैं। खबर है कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के बाद आजम खान और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई। यह सीक्रेट मुलाकात आजम खान के सरकारी आवास पर हुई। दोनों नेताओं ने करीब 20 मिनट तक गोपनीय बैठक की। बताया जा रहा है कि आजम और शिवपाल के बीच हुई सीक्रेट बैठक में भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई। दोनों के बीच में जो बातें हुई वह रणनीति के तहत नहीं बताया जा सकता। बस इतना समझ लीजिए कि जो बातें हुई वह उत्तर प्रदेश में राजनीति के क्षेत्र में एक नए अध्याय का सूत्रपात करेगा। आजम खान और शिवपाल यादव की सीक्रेट मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि शिवपाल यादव पहले ही अखिलेश के प्रति अपनी नाराजगी दर्ज करा चुके हैं, लेकिन आजम खान ने अभी तक सीधे तौर पर मोर्चा नहीं खोला है। हालांकि आजम इशारों में अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं कि उनकी किससे मुलाकात हुई, रास्ते में किससे नहीं हुई, पर उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हुई और उन्होंने मीडिया के बंधुओं को उन्होंने बताया कि उनकी बात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। शिवपाल यादव के बाद आजम खान की नाराजगी से सपा में खींचतान का माहौल है। उधर सपा गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन के साथ ही ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। जो कमी रह गई है उस कमी को दूर हम जनता के बीच में जाके नहीं कर सकते हैं, तो 24 का चुनाव मजबूती से लड़ना है तो चलिए जनता के बीच में उनसे तैयारी किया जाए। बहरहाल परिवार, पार्टी और गठबंधन तीनों मोर्चों पर अखिलेश यादव मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं। कह सकते हैं कि ये घड़ी अखिलेश यादव के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर आजम से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने बयान दिया है अब बैठक रोज होगी। ये शिवपाल यादव का कहना है, यानी कि आजम खान के साथ रोज मुलाकात होगी। जब समय आएगा सब पता चल जाएगा। शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया। आजम खान और शिवपाल यादव की लगातार मुलाकातों को लेकर शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है कि अब रोज बैठकें होंगी। उधर आजम खान ने इशारों में काफी कुछ इशारा किया है कि अभी तो मेरा जहाज ही काफी है, कोई माकूल कश्ती तो मिले। तो क्या आजम खान और शिवपाल यादव मिलकर कुछ नया कर सकते हैं? क्या आजम खान अखिलेश यादव का साथ छोड़ सकते हैं? क्या कुछ नया होगा? उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। विधानसभा और विधान परिषद के बाद अब यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भी पार्टियों ने कमर कस ली है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी को 8 और समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। यूपी में राज्यसभा की 11 सीटों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। चुनाव के लिए 31 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 1 जून को नामांकन पत्र की जांच होगी और 3 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।
10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। दरअसल यूपी में राज्यसभा से 31 सांसद हैं, जिनमें से 11 सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को खत्म हो रहा है। इस चुनाव में बीजेपी को 8 जबकि एसपी को 3 सीटें मिलना लगभग तय है। सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से नरेश अग्रवाल, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रियंका का जाना तय है, जबकि एसपी कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज सकती है। कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर अखिलेश की कोशिश रूठे आजम खान को मनाने की होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आजम खान का केस कपिल सिब्बल ही लड़ रहे हैं। साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस राज्यसभा की रणनीति 2024 को ध्यान में रखकर बनाएगी। और आगे बढ़ेंगे। योगी शासन में अवैध अतिक्रमण करने वालों को प्रशासन ने फिर बुलडोजर का डोज दिया। सूबे के अलग अलग हिस्सों में पीला पंजा खूब दहाड़ा और खूब दौड़ा और बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण को धराशायी किया। बस शहर बदल रहे थे, लेकिन एक्शन एक ही था, नजारा एक ही था। सरकारी जमीनें, सड़कें और बाजारों के आगे बरसों से जारी अवैध कब्जा हट रहा था, मुक्त हो रहा था। अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार फुल एक्शन में है। ये 5 तस्वीरें इसकी गवाही है। कहीं अवैध संपत्ति पर बाबा का बुलडोजर चला, तो कहीं सरकारी सड़क को प्रशासन ने मुक्त कराया। मऊ में बाबा का बुलडोजर इन एक्शन। अब मऊ की इन तस्वीरों को देखिए, जहां शहर के बाल निकेतन से लेकर सदर चौक तक के इलाके को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। जेसीबी लेकर प्रशासनिक अमला पहुंचा, अवैध निर्माण को गिराया। मऊ में अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान सीओ सिटी मजिस्ट्रेट समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। गाजियाबाद में गरजा बुलडोजर। योगी 2.0 में बुलडोजर फुल फॉर्म में है। मऊ की तरह ही गाजियाबाद में भी बुलडोजर की गरज सुनाई दी। गाजियाबाद के विजयनगर और लोनी इलाके में जैसे ही बुलडोजर आने की आहट सुनाई दी, हड़कंप मच गया। लोग खुद अतिक्रमण वाली जमीनों को खाली करने लगे, लेकिन कुछ एक हिस्से में प्रशासनिक अमले और व्यापारियों के बीच बुलडोजर बवाल को लेकर नोकझोंक भी हुई। सिटी मजिस्ट्रेट नेतृत्व में थाने पर पूरे व्यापार के साथ बैठक भी हुई। करीब 40-45 लोग पूरा व्यापार एसोसिएशन से तमाम पदाधिकारी आए भी थे। उसमें पूरा तय हुआ और ये लोग सहयोग कर रहे हैं और सब साथ में हैं भी। बागपत के बड़ौत कस्बे में भी पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। शहर के कोताना रोड से प्रशासन ने दुकानों के बाहर से अवैध अतिक्रमण हटवाया। कुछ अवैध निर्माण को गिराया गया तो कुछ एक के बाहर जल्द एक्शन की चेतावनी वाले निशान लगा दिए गए। बड़ौत में जब तक अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होती रही, तब तक दुकानदारों के बीच हड़कंप मचा रहा। मुरादाबाद में एक्शन पर मायूसी। अब मुरादाबाद में बुलडोजर पर बवाल कैसे मचा, ये देखिए। यहां सिविल लाइन इलाके में जहां दशकों से फल और सब्जी मंडी लगती थी, उस पर रेलवे ने कार्रवाई कर दी। करीब 4 दशक से सड़क पर रेहड़ी पटरी लगा रहे लोगों में अपनी दुकानें उजड़ने की बात से मायूसी दिखाई दी। मेरे बाप बीमार है, दवाई इसी दुकान से माँ की दवाई कर रहा हूँ, पेट पालना बच्चों पढ़ा रहा हूँ। अब कहाँ से करूँगा मैं बच्चों का? मेरा एक बेटा था 5 साल, वो भी खत्म हो गया। मेरे पति को मेरे 27 साल हो गए। मेरे 3 बच्चे पोती पोते 11 साल के। मैं बताओ कहाँ से करूँगा? दुकान कब से थी आप लोगों की? जब से इन लोगों की मच्छी में तीसरी पीढ़ी हमारी भी। अपना फल फ्रूट सब्जी वब्जी बेच के गुजारा कर रहे हैं, तो इन लोगों ने यहाँ इन लोगों ने हमारी पेट रोजी रोटी सब छीन ली भैया। हमें बेघर कर दिया भैया। हमारे पास कोई कारोबार नहीं है इस जगह के अलावा। जालौन में पीले पंजे की दहाड़। जालौन के कई हिस्सों में पीले पंजे की गर्जना सुनी गई। शहर से लेकर गांव तक बुलडोजर दौड़ता दहाड़ता दिखाई दिया। एसडीएम, तहसीलदार और नगर पालिका टीम समेत पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सड़क किनारे अवैध कब्जों को खाली करवाया गया। मार्कंडेश्वर चौराहे से रेलवे क्रॉसिंग तक और कौच कोतवाली क्षेत्र में चलाया गया बुलडोजर वाला अभियान। जालौन में कई इलाके ऐसे भी हैं जो प्रशासन की लिस्ट में हैं, जहां बुलडोजर चलना है। ऐसे इलाकों में पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है और 3 दिन के अंदर बोरिया बिस्तर समेटने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अब जरा मऊ की इन तस्वीरों को आप देखिए, जहां शहर के बाल निकेतन से लेकर सदर चौक तक के इलाके को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जेसीबी लेकर प्रशासनिक हमला पहुंचा, अवैध निर्माण को ढाया। मऊ में अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान तमाम अधिकारी मौजूद रहे। सिर्फ मऊ से ही नहीं, अलग अलग जगह से इस तरह की तस्वीरें सामने आई। नोएडा की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां पर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एचर में 6 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। अवैध खोखे शेड मार्केट को हटा दिया गया है। 2 घंटे तक चली अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। बड़ी अपडेट, 2500 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। खबर सहारनपुर से है, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। देवबंद में आला अधिकारी खुद सड़क पर उतरकर अतिक्रमण हटवाते नजर आए। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। प्रशासन की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। शासन के निर्देश से सड़कों पर से सभी अतिक्रमण हटाया गया। तो कुछ लोगों को हमने इसमें अनाउंसमेंट कराया नगर पालिका द्वारा पहले कि भाई सभी लोग दुकानदार सड़क पर लगा लेते हैं, वो दुकान अपना हटा ले। इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार कराया गया। उसके बाद भी जो लोग नहीं हटा रहे तो हम लोगों के द्वारा हटवाया। हरदौर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रशासन और पुलिस ने डुगडुगी बजवाकर कुख्यात गैंगस्टर की 28 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। दरअसल गैंगस्टर ने गोकशी के जरिए लाखों रुपए की संपत्ति अर्जित की थी। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई में क्रम में जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस और प्रशासन ने कुख्यात गैंगस्टर के 28,50,000 रुपए कीमत के मकान को मुनादी कराकर कुर्क कर लिया। पुलिस का दावा है कि इसी तरह से अपराधियों के खिलाफ आगे भी एक्शन लिया जाएगा। मकान को न कोई बेच सकता है न खरीद सकता। और बड़ी खबर बदायूं से कुख्यात बदमाश जॉन सिंह पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने कुर्क किया है 22 लाख का मकान। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गैंग बनाकर कई वारदात को यह अंजाम देता था। फैजगंज बेहटा थाना इलाके में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। यूपी में लगातार माफिया पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में सीतापुर में पुलिस प्रशासन ने कुख्यात माफिया मुजीब अहमद की करीब 7 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। पुलिस के मुताबिक मुजीब माफिया अतीक अहमद गैंग का गुर्गा बताया जा रहा है और अब तक इसकी 1 अरब की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ये कार्रवाई डीएम के निर्देश पर रामपुरवा इलाके में की गई है। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में नगर निगम के पूर्व उप सभापति गुलशन यादव के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। दरअसल गुलशन यादव पर आरोप है कि नगर निगम की लगभग 1.5 एकड़ बंजर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिस पर कार्रवाई हुई है। खबर गाजियाबाद से भी, गाजियाबाद का भी यहां पर रुख करते हैं। गाजियाबाद में ऑपरेशन पाताल का असर देखने को मिल रहा है। यहां पर कोतवाली थाना इलाके में गन हाउस संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गन हाउस की आड़ में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त ये करता था, साथ ही अवैध हथियारों की मरम्मत भी करता था। एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस ने 14 अप्रैल को अवैध असलहों के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में अपराधियों ने तरनजीत गन हाउस के संचालक के बारे में जानकारी दी। वो गन हाउस की आड़ में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और मरम्मत का काम करता था। आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परोख आ रहे हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की संभावना है। इसी के मद्देनजर सरकारी मशीनरी हाई अलर्ट पर है और इसी सिलसिले में तैयारियों, विकास कार्य और सुरक्षा का जायजा लेने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान पैतृक गांव परोख पहुंचे। उन्होंने तैयारियों के विषय में पूछताछ की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गांव में हो रहे विकास कार्यों में लापरवाही को देखकर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। 28 जून को सीएम योगी भी परोख गांव का निरीक्षण कर सकते हैं।
खबर अयोध्या से, जहां बन रहे राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य 1 जून से शुरू होगा। इसी तल पर गर्भगृह भी बनना है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो रही हैं। जब गर्भगृह में पूजित शिलापट्ट लगाई जाएगी तो इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। दरअसल 1 जून की तारीख इसलिए चुनी गई है क्योंकि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, जो सबसे अच्छी मानी जाती है। ऐसे में साधु संतों की राय के साथ 1 जून को गर्भगृह बनाने की शुरुआत होगी, जिसमें सीएम शामिल होंगे। इसके साथ ही राम जन्मभूमि से कुछ ही दूरी पर श्री राम लला देवस्थानम मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है, जिसका उद्घाटन सीएम 1 जून को करेंगे और फिर मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस स्थान को लेकर मान्यता है कि भगवान राम और उनके भाइयों को इसी स्थान पर नामकरण संस्कार हुआ था, जिसको लोग देवस्थान के नाम से जानते हैं। दाक्षिणात्य शैली में अपने अयोध्या में तो इस प्रकार का मंदिर अभी तो देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी ये दाक्षिणात्य शैली में मंदिर का निर्माण अद्भुत हुआ है। और यहाँ पर भगवान श्री राम के चारों भरत, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का यहाँ पर नामकरण संस्कार भी इसी स्थान पे हुआ था, इसलिए इसका नाम रामलला सदन देवस्थान पड़ा है।